नमस्कार दोस्तों, परफेक्शन आईएएस में मैं साहिल मिश्रा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज 11 नवंबर है और मैं आ गया हूं फिर से करंट अफेयर्स लेके, जो कि आपके यूपीएससी और बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं हर दिन अब कोशिश करूंगा करंट अफेयर्स का वीडियो लाऊं और मंथ में एक मंथली कंपाइलेशन जो है मैं दूंगा। साथ ही साथ जो मंथ वाइज जो मैंने हमेशा कहा है कि जो पीडीएफ है हमारा करंट अफेयर्स का, वो जो मैगज़ीन के रूप में, वो मैं आपको डायरेक्ट ईमेल पे भेज दूंगा। और वो आप ईमेल पे कैसे ले सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है फॉर्म भरने का, उस पर आपको क्लिक करके वो फॉर्म भर देना है। और जैसे ही करंट अफेयर्स का हमारा पूरा मंथ का वो हो जाता है तो मैं आपको डायरेक्ट ईमेल कर दूंगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस काम को लेकर मैंने ऑलरेडी 400 से ज़्यादा लोगों को इसी महीने करंट अफेयर्स का जो मैगज़ीन है हमारा पीडीएफ है उसको भेज दिया मैंने, जिसमें सितंबर का और अक्टूबर महीने का था। वैसे ही मैं, अगर आप भरते हैं फॉर्म, तो मैं आपको सितंबर और अक्टूबर का और आने वाले नवंबर का भी आगे भी भेजता रहूँगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो कमेंट बॉक्स में पिन किया होगा उस फॉर्म पे क्लिक करके आप भर दीजिएगा। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप बीपीएससी के 66 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपका डिस्ट्रिक्ट और आप कहाँ से हैं। और पहली बार चैनल पे आए हैं आप तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है द्वितीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार। ये कह रहा है कि जल शक्ति मंत्रालय की ओर से 2019 के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार NWUA 11 और 12 नवंबर 2020 को दिया जाएगा। यह मंत्रालय द्वारा दिया जा रहा दूसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार है। ये इम्पोर्टेंट है कि कब शुरू किया गया। यह पुरस्कार जल संसाधन संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों या संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। ठीक है। और इसके अलावा इसके माध्यम से लोगों में जल के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने और उन्हें जल के इस्तेमाल के बेहतरीन तरीके अपनाने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया जाता है। जैसा कि क्राइसिस बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं ऑलरेडी बिहार में भी आप देखेंगे, जहाँ पे जो वाटर लेवल है बहुत ही नीचे जा चुका है। तो आप देख सकते हैं ये कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। फिर ये कह रहा है कि इस पुरस्कार के तहत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाने वाले विजेताओं को प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और नगद राशि दी जाती है। यह पुरस्कार समारोह समारोह जल क्षेत्र से जुड़े विषयों पर स्टार्टअप के साथ साथ अग्रणी संगठनों को जुड़ने और विचार करने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। कह रहा है कि यह आयोजन सभी लोगों संगठनों की एक मजबूत साझेदारी को आगे बढ़ाने और जल संसाधन संरक्षण और प्रबंधन गतिविधियों में हितधारकों को जोड़ने के लिए एक बेहतर अवसर देता है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें है, कह रहा है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 की शुरुआत सितंबर 2019 माई गव पोर्टल केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के ईमेल के माध्यम से की गई थी। तो ये पूछ सकता है कि किसके द्वारा की गई थी। नीति आयोग ऑप्शन दे देगा आपको, और भी जल संसाधन मंत्री का कुछ दे देगा, ऐसे जल विभाग दे देगा। तो आपको देखना है कि ये जो है केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के ईमेल के माध्यम से की गई थी। कह रहा है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार का उद्देश्य जल संरक्षण के क्षेत्र में देश भर में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों और प्रयासों के साथ 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 ही जल समृद्ध भारत के सरकार के दृष्टिकोण पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करता है। तो ये तो हमारा पहला टॉपिक। जो दूसरा टॉपिक है दोस्तों, ये साइबर लॉ से संबंधित है। ये कह रहा है कि साइबर लॉ अपराध जांच एवं डिजिटल फॉरेंसिक पर ऑनलाइन पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम की शुरुआत। ये एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है, कह सकते हैं आप। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न NEGD ने नवंबर 9 2020 को नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल के साथ मिलकर साइबर लॉ अपराध जांच एवं डिजिटल फॉरेंसिक कह रहे डिजिटल फॉरेंसिक और ऑनलाइन पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम की शुरुआत की। कह रहा है कि यह पहल इंडिया प्रोग्राम के तहत NLIU भोपाल के सहयोग से NEGD के डिजिटल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS के माध्यम से लगभग 1000 अधिकारियों को साइबर लॉ, अपराध जांच और डिजिटल फॉरेंसिक में 9 महीने का ऑनलाइन पीजी डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध कराएगी।
ये कह रहा है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्विक कार्य पद्धतियों, मानकों और दिशा निर्देशों को अपनाते समय भारतीय साइबर कानून के अनुसार पुलिस अधिकारियों, स्टेट साइबर सेल, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों को साइबर फॉरेंसिक मामलों से कुशलता और प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कौशल हासिल करने में सक्षम बनाना है। ये कह रहा है इस कोर्स में मदद के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एनएलयू दिल्ली के परिसर में एक साइबर फॉरेंसिक लैब बनाई जा रही है। तो अब देख सकते हैं दोस्तों कि साइबर से संबंधित जो आजकल जो थ्रेट मिल रहे हैं हमारे इंडिया को और वर्ल्ड वाइड, ये कितना इम्पोर्टेंट हो गया। जो जो कर्मचारी होते हैं, खास करके सरकारी कर्मचारी, उनको इसके मामले में थोड़ा सा कुशल बनाया जाएगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा ए सेट मिसाइल मॉडल का अनावरण। ये कह रहा है रक्षा मंत्री राजनाथ राजनाथ सिंह ने 9 नवंबर 2020 को डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश रेड्डी की उपस्थिति में डीआरडीओ भवन के परिसर में स्थापित एंटी सैटेलाइट ए सेट मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया गया। तो पूछ सकता है आपको कि डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है दोस्तों। तो आपसे डॉक्टर जी सतीश रेड्डी याद रखेंगे। किसके द्वारा किया गया था? राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। कहाँ पे है ये भी देख सकते हैं आप। ये मॉडल देश की उन्नत होती तकनीक का परिचायक है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल यानी कि ए सेट जो है को स्पेस वेपन भी कहा जाता है। कर मिशन शक्ति देश का पहला एंटी सैटेलाइट ए सेट मिसाइल टेस्ट था, जिसका 27 मार्च 2019 को उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक संचालन किया गया था। तब देख सकते हैं कहाँ से किया गया था, आपने ये देख लिया पहली बार। नेक्स्ट कह रहा है कि यह लो अर्थ ऑर्बिट एलईओ में एक तेजी से घूमती भारतीय परिक्रमा लक्ष्य उपग्रह को बिना किसी चूक के सटीकता के साथ निष्क्रिय किया गया था। यह एक काफ़ी जटिल मिशन था जिसे उल्लेखनीय सटीकता के साथ अत्यंत उच्च गति पर संचालित किया गया था। कह रहे मिशन शक्ति की सफलता ने भारत को पूरी दुनिया में ऐसा चौथा देश बना दिया जो बाहरी अंतरिक्ष में अपनी संपत्तियों की रक्षा करने में समर्थ है। कह रहे हैं कि भारत के अलावा एंटी सैटेलाइट अमेरिका, चीन और रूस के पास मौजूद है। तो ये जो है भारत चौथा बन गया है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कह रहे हैं ये 2 सॉलिड बूस्टर के साथ एक 3 स्टेज सैटेलाइट है। तो आपसे जब यूपीएससी में क्वेश्चन पूछेगा इससे रिलेटेड, साइन टेक से रिलेटेड, तो आप देख सकते हैं कुछ और मुद्दे हैं इसके अंदर। हम देख सकते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। इस तकनीक की शुरुआत के पीछे अमेरिका और रूस रहे हैं। वर्ष 1950 में अमेरिका ने यह क्षमता हासिल की थी, सोचिए। वहीं 1965 में रूस ने इसको विकसित किया था। वर्ष 2007 में चीन ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। चीन ने भी लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद अपने एक उपग्रह को नष्ट करके ये सफलता हासिल की थी। तो देखिए दोस्त, लेट से शुरू हुआ है हमारे इंडिया में, लेकिन हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कह रहा है कि टीएमटी परियोजना में भारतीय खगोलविदों को शामिल किया जाना। कह रहा है टीएमटी परियोजना एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष परियोजना है जिसके तहत ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों का पता लगाने के लिए हवाई द्वीप के मोनाकिया में 30 मीटर की विशालकाय दूरबीन लगाई जा रही है। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि ये जो टीएमटी परियोजना में जो ये दूरबीन है वो हवाई कहाँ पे लगाया जा रहा है? तो हवाई द्वीप जो है उसमें मोनाकिया जो जगह है वहाँ पे लगाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं कि इस अंतर्राष्ट्रीय परियोजना में दूरबीन से जुड़े उपकरणों के संबंध में सहायता हेतु भौतिक विज्ञान के 2020 के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर एंड्रिया गेज ने भारतीय खगोलविदों को भी शामिल किया है। तो ये अच्छी खबर है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के निदेशक डॉक्टर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम और आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज के डॉक्टर शशिभूषण पांडे जैसे कई भारतीय खगोलविदों के साथ साथ कई अन्य लोगों ने प्रोगेज के साथ इस परियोजना के अनुसंधान और विकासात्मक गतिविधियों में सहयोग किया। ये कह रहा है कि हमारी आकाश गंगा के केंद्र में स्थित एक विशालकाय ठोस वस्तु का पता लगाने की सराहनीय खोज के लिए प्रोफेसर घेज को प्रोफेसर रोजर पेनरोस और प्रोफेसर निनहार्ड गेंजल के साथ संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। कह रहे प्रोफेसर घेज ने दूरबीन परियोजना में इस्तेमाल किए जाने वाले बैंक एंड उपकरणों परियोजना की वैज्ञानिक संभावनाओं से जुड़े तकनीकी पहलुओं के विकास में अहम भूमिका निभाई है।
कुछ इसके बारे में और जानते हैं। क्या 30 मीटर वाले विशालकाय दूरबीन टीएमटी परियोजना अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी वाली परियोजना है। इसमें कैलटेक, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, कनाडा, जापान, चीन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग के माध्यम से भारत सहयोग कर रहा है। कह रहा है कि इसके दौरान कई अध्ययन रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें दूरबीन की वैज्ञानिक उपयोगिता के साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया। कह रहा है इसमें हमारे सौर मंडल से संबंधित डेटा सिमुलेटर कह रहे कि इसमें हमारे सौर मंडल से संबंधित डेटा स्टिमुलेटर, ऊर्जावान क्षणिक वस्तुओं, आकाशगंगाओं के सक्रिय नाभिक और दूर के गुरुत्वाकर्षण लेंस वाले आकाशगंगाओं का अध्ययन किया गया। कह रहा है इसमें हमारे आकाशगंगा केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की प्रकृति और इससे संबंधित कई अज्ञात चीज़ों की खोज करने के लिए और नए पहलुओं को समझने के लिए निकट भविष्य में IRIS-TMT की क्षमता को दिखाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम ब्रिक्स वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर बैठक का आयोजन। प्रथम ब्रिक्स वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर FMCBG बैठक का आयोजन रूस की अध्यक्षता में 9 नवंबर 2020 को किया गया, जिसमें भारत की ओर से केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने भाग लिया। तो पूछ सकता है कि प्रथम ब्रिक्स वित्त मंत्री जो रूस में हुआ था, उसमें भारत की ओर से कौन गया था? तो आप देख सकते हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण ने भाग लिया था। कह रहे हैं कि इस बैठक के एजेंडे में 2020 में G20 सऊदी अध्यक्षता के परिणामों पर चर्चा, अवसंरचना निवेश और न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए एक डिजिटल मंच आदि शामिल थे। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे कि ब्रिक्स दुनिया की 5 अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं जैसे कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए एक संक्षिप्त शब्द एब्रिवेशन है। इसके सदस्य जो है राष्ट्रीय ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका में है। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। मूलतः 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल किए जाने से पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था। तो देख सकते हैं दोस्तों क्या है। ब्रिक्स का उद्देश्य अधिक स्थायी, न्याय संगत और पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के लिए समूह के साथ साथ अलग अलग देशों के साथ बीच सहयोग को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाना है। अब देखिए नेक्स्ट जो है, यूएई में मुस्लिमों को शराब पीने की छूट, लिव इन में रहने की अनुमति। ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट न्यूज़ कह सकते हैं आप दोस्तों, कि यूएई जैसे देश में ऐसा हो रहा है पहली बार। क्या संयुक्त अरब अमीरात यूएई के देश ने देश के इस्लामिक पर्सनल लॉ में कई बड़े बड़े बदलावों की घोषणा की है, जिसमें अविवाहित जोड़ों के साथ रहने की इजाज़त होगी। इसके अतिरिक्त नए कानूनों के अनुसार शराब को लेकर प्रतिबंधों में ढिलाई दी गई है और ऑनर किलिंग को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। कह रहा है कि यूएई ने मुस्लिम पर्सनल कानूनों में इस बदलाव के से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दायरा बढ़ा दिया है। यूएई ने पर्यटकों, विदेशी कारोबारियों और उद्योगों को आकर्षित करने के लिए पश्चिमी संस्कृति को जगह दी है। तो इन सुधारों का उद्देश्य जो है देश की आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ावा देना है और दुनिया को यह संदेश देना है कि वैश्विक परिदृश्य में शामिल होने के लिए यूएई अपनी सोच बदल रहा है। यह निर्णय अमेरिकी का पहल पर यूएई और इजराइल के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के लिए हुए समझौतों के बाद आया है। इससे यूएई में इजरायली टूरिस्ट का आना जाना बढ़ेगा और यूएई में निवेश के रास्ते भी खुलेंगे। तो दोस्तों, वैश्विक स्तर पर अगर पहचान बनाना है आपको, तो आपके लॉज में कुछ ऐसे चेंज करने होते हैं जैसे कि आप आकर्षित कर सकें जो बाहर के टूरिस्ट हैं उनको। तो ये सवाल आपको आएगा ही आएगा कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि शराब पीने की छूट और लिव इन में रहने की अनुमति दे रहा है। तो आपको याद आना चाहिए यूएई है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये है आपको आदिवासी संरक्षण धर्म कोड का प्रस्ताव कैबिनेट से पारित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 9 नवंबर 2020 को हुए कैबिनेट के बैठक में वर्ष 2021 में होने वाली जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग सरना धर्म कोड संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
2011 के जनगणना में 2011 के जनगणना के कोड में हिंदू के लिए 1, मुसलमान के लिए 2, ईसाई के लिए 3, सिख 4, बौद्ध 5 और जैन के लिए 6 अंकित था। लेकिन सरना आदिवासी अन्य धर्म को मानने वालों के लिए कोई कोड नहीं था। तो इसके लिए ये पहल की गई है। इसलिए परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि सरनाथ धर्म कोड को राज्य में लागू किया जाए। जनगणना 2021 के धर्म कॉलम में आदिवासी सरना धर्म मानने वालों के लिए अंक क्रमांक 7 रखा जाए। कई वर्षों से राज्य में सरना धर्म को मानने वाले लोग संस्था पूर्व और वर्तमान विधायक जनगणना 2021 में सरना धर्म कोड को शामिल कराने के लिए आंदोलन करते आ रहे हैं। तो ये नया धर्म कह सकते हैं दोस्तों। तो उसमें जो है कि आदिवासियों के लिए ये जो कोड होगा अब जनगणना में ये भी शामिल किया जाए। 10 वर्षीय नवाक 2012 से ऊर्जा मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। नवाक के नेतृत्व में ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के साथ रूस ने 2016 में तेल उत्पादन की कटौती संबंध में समझौता किया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सीपी भामरे प्रसिद्ध राजनीति विज्ञानी एवं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में समाज विज्ञान विभाग के पूर्व डीएन प्रोफेसर सीपी भामरे का रविवार को निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 11 नवंबर का जो करंट अफेयर्स जो यूपीएससी और बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जैसे देखते हैं कि बीपीएससी के 64th इम्पोर्टेंट इंटरव्यू जो गाइडेंस जो चलाया जा रहा है परफेक्शन आईएएस के द्वारा, उसमें आप भी इनरोल करा सकते हैं। हमारा एक ऑलरेडी मॉक इंटरव्यू लिया जा चुका है, उसमें बच्चे आए हुए थे। साथ ही साथ परफेक्शन आईएएस के द्वारा जो बीपीएससी की जो टेस्ट सीरीज़ है ये आप देख सकते हैं 66 टेस्ट सीरीज़, 20 बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज़ है, डिटेल सोल्यूशन है और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। इसके बारे में अगर आपको कुछ भी जानना हो, आप अगर टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो मैं दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और इससे अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंटरप्शन के लिए बीच में जो भी था उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा और आगे भी मैं आपको करंट अफेयर से संबंधित वीडियो लाता रहूँगा हर रोज़, और महीने में भी एक कंपाइलेशन जो होगा। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीकली वाइज जो करंट अफेयर्स का एमसीक्यू है वो भी आपके लिए लेके आऊँ। तो ये हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हम आपको कम समय में प्रोवाइड करवा दें। सो आने वाले तैयारी जो है आपकी यूपीएससी या बीपीएससी की हो, उसमें आपको यह मदद साबित करे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फॉर्म भरना मत भूलिएगा अगर आपको ईमेल पे डायरेक्टली पीडीएफ चाहिए हमारा करंट अफेयर्स का। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।